नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने अपना टॉपिक मानव में जनन तंत्र शुरू किया था, जिसमें नर जनन तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र। मानव में जो मादा जनन तंत्र होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें कौन से भाग होते हैं। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र में दो भाग पढ़े थे, इसमें एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, प्राथमिक मादा जनन अंग, और एक द्वितीयक मादा जनन अंग। ठीक है ना। प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग। ये जो द्वितीयक जनन अंग होते हैं वो सहायक अंगों का कार्य करते हैं। प्राथमिक अंग होते हैं वो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। इसमें वो क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय। थोड़ा चित्र से देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, ये अंडाशय कहां पाए जाते हैं शरीर में। मादा में ये जो अंडाशय होते हैं, ये उदर गुहा में किडनियों के नीचे पाए जाते हैं, दाएं और बाएं अंडाशय के रूप में। किडनियों के नीचे किस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार से एक संरचना बनती है। ये इसको देखिएगा, थोड़ा चित्र प्रैक्टिस होती है तो आसानी से बन जाता है, बिना प्रैक्टिस के आप चित्र नहीं बना पाओगे। चित्र बनाना बहुत आसान है। ये फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है, इस प्रकार से। ये गर्भाशय बनता है, इसमें यहां ये गर्भाशय गुहा बन जाती है। गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है, ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर होता है पूरा। अंत्य स्तर जिसको हम कहते हैं, यहां से ये गर्भाशय ग्रीवा बनती है। क्या बनती है? गर्भाशय ग्रीवा बनती है। गर्भाशय ग्रीवा बनती है, और गर्भाशय ग्रीवा के नीचे वेजाइना बनती है। वेजाइना, जिसको योनि कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, यहां पर होते हैं अंडाशय। जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं अंडाशय, वो कहां होते हैं? यहां होते हैं, ये अंडाशय होते हैं। ये जो अंडाशय होते हैं, इन अंडाशयों से इनमें अंडाणु का निर्माण होता है। यहां एक संरचना होती है जिसे फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिब्री। जो क्या करती है, इस अंडाशय में बनने वाले जो युग्मक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं?
अंडाणु, अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु। और ये अंडाणु क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? मादा युग्मक। ठीक है, ये एक जोड़ी होते हैं। ये जो फिब्री होती है पीछे की ओर, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में खुलती है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, यह अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है। इस तरफ ये बाई, मतलब बाया अंडाशय ये है, बाया अंडाशय, और ये दाया, सॉरी दाई अंडवाहिनी, दाया अंडाशय और बाया अंडाशय, बाया अंडाशय। यहां ये भाग कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है? फंडस। ये गर्भ कहलाता है, गर्भाशय। ठीक है, ये इसका एंडोमेट्रियम स्तर होता है, गर्भाशय का अंत स्तर, है ना, अंत स्तर। ये अपने मादा जनन तंत्र की संरचना होती है दोस्तों। ये क्या होती है? मादा जनन तंत्र की संरचना होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। इसमें जो अंडाणु बनते हैं वो कहां बनते हैं? अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब देखते हैं जो द्वितीयक लैंगिक अंग है या द्वितीयक जनन अंग है मादा में, वो कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक तो हो गए अंडाशय, और द्वितीयक में कौन कौन से हो जाते हैं? द्वितीयक में सबसे पहले आता है आपके अंडवाहिनी। क्या आती है? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ये एक नलिकानुमा संरचना है, एक जोड़ी होते हैं अंडवाहिनियां। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक है ना, एक जोड़ी। अगला जो भाग है वो आपके गर्भाशय, इसको गर्भ कहते हैं या गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय। अगला जो भाग है वो आता है आपके योनि, ये इसको कहते हैं वेजाइना। ठीक है, ये आपके द्वितीयक जनन अंग है, ये प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, अब इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। देखिए, जो आपके प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, ये प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी होते हैं, और इनकी जो स्थिति होती है ये कहां होती है? ये उदर गुहा में किडनियों के नीचे होते हैं। एक जोड़ी है, उदर गुहा में किडनियों के नीचे होते हैं, और ये अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। वो पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दो प्रकार के ये हार्मोन हैं, जो मादा हार्मोन है, जनन हार्मोन है। ठीक है, और ये हार्मोन मादा में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो ये जो अंडाशय है, इसमें गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने के लिए जो हार्मोन है वो कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, देखिए इस अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं होती है, जिनको हम अंडाशय पुट्टक कहते हैं या अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में 2 लाख, मतलब दोनों में कितने?
4 लाख अंडाशय पुटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 लाख अंडाशय पुटक पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पुटक पाए जाते हैं। ठीक है। और अंडाशय पुटक या ग्राफीन पुटक के फटने से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? अंडाणु उत्पन्न होते हैं। और ये अंडाणु इस फिब्री के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये जो संरचना बताया ना, ये फिब्री, इसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इन अंडाशयों को, अंडाशय से उत्पन्न अंडाणुओं को फिब्री ग्रहण करके फैलोपियन नलिका में लेके आती है। फैलोपियन नलिका में जहां पर अंडाशय से जो अंडाणु है वो फैलोपियन नलिका में पहुंचकर शुक्राणु द्वारा निषेचित होती है ना। ये शुक्राणु आता है और ये शुक्राणु इस अंडाशय को निषेचित करता है। ये वाला जो भाग होता है जहां निषेचन की क्रिया होती है वो एम्पुला कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पुला भाग। ध्यान रखिएगा, अंडाशय में जहां निषेचन की क्रिया होती है, अंडाशय से निकले अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी के जिस भाग में होता है वह एम्पुला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पुला भाग कहलाता है। एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यह निषेचन होने के बाद जो अंडाणु है वह अंडाणु किसमें बदलता है? ब्लास्टुला में बदलता है। किसमें बदलता है? ब्लास्टुला अवस्था में, क्योंकि इसमें निषेचन के पश्चात विदलन होता है। विदलन के पश्चात इसमें जो युग्मनज बनता है वो ब्लास्टुला अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब सबसे पहले क्या बनता है? निषेचन होता है, निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज में विदलन होता है, विदलन से ब्लास्टुला अवस्था आती है, ब्लास्टुला अवस्था आती है। ठीक है। फिर गैस्ट्रुला अवस्था आती है। ठीक है। गैस्ट्रुला से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, जब 32 कोशिका की अवस्था जब बन जाती है इस भ्रूण की, तब इसे भ्रूण कहा जाता है। ठीक है ना। तो और ये फिर 32 कोशिका की अवस्था में गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय के अंत्य स्तर से संयोजित हो जाता है। यहां देखिए दोस्तों, यहां जो ये युग्मनज बनता है इसमें सबसे पहले मोरुला अवस्था आती है। यहां कौन सी अवस्था आती है? मोरुला अवस्था। ठीक है। मोरुला अवस्था 16 कोशिका की अवस्था है, 16 सेल होती है। ठीक है। फिर मोरुला अवस्था से ब्लास्टुला अवस्था बनती है। ठीक है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला अवस्था वो अवस्था है जिसमें तीनों जनन स्तर बन जाते हैं। तीनों जनन स्तर बन जाते हैं। ये जो तीनों जनन स्तर है वो कौन से हैं? तीनों जनन स्तर का मतलब है जिनसे हमारे शरीर के सभी ऊतकों का, अंगों का निर्माण होता है। वो जनन स्तर वो होता है आपके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये जो तीनों जनन स्तर है वो कौन सी अवस्था में बन जाते हैं? गैस्ट्रुला अवस्था में बन जाते हैं। ठीक है। 32 कोशिका की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और इसका रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय के अंत्य स्तर से होता है। ये जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन नलिका जो अंडवाहिनी कहलाती है, इस अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है ये होती है आपके 10 से 12 सेंटीमीटर की। ये कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों। अंडाशय में देखो, गर्भाशय तक जो पहुंचने का कार्य है वो, अंडाशय से गर्भाशय तक जो अंडाणुओं को पहुंचाने का कार्य है वो कौन करती है? अंडवाहिनी करती है। ये अपनी अंडवाहिनी हो जाती है। फिर हम देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय कहाँ होता है? गर्भाशय उदर गुहा के निचले भाग में होता है और ये मूत्र थैली और मलाशय के बीच में होता है। गर्भाशय कहाँ होता है? मूत्र थैली और मलाशय के
बीच में स्थित होता है। हमने मलाशय और मूत्र थैली उत्सर्जन तंत्र में पढ़ी थी कि उत्सर्जन तंत्र में आपको बताया था जो मूत्राशय होता है वो कहाँ होता है, और जो मलाशय होता है वो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि कहाँ होता है। इन मलाशय और मूत्र थैली के बीच में गर्भाशय स्थित रहता है। ठीक है, इसका जो चौड़ा भाग होता है वो तो होता है ऊपर की ओर, और जो संकरा भाग होता है वो होता है नीचे की ओर। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, ये गर्भाशय ग्रीवा किस में खुल जाती है? योनि में खुल जाती है। योनि वह भाग है जहां पर नर द्वारा अपने शुक्राणुओं को या जो वीर्य होता है इसको लिंग की सहायता से स्खलित किया जाता है। तो ये अपना योनि वाला भाग होता है इसमें। ठीक है, फिर आता है आपके, देखो योनि में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यहां कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो क्या करता है? इसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और ये शुक्राणुओं को जीवित बनाए रखता है या फिर जीवाणु संक्रमण को, अन्य जीवाणु संक्रमण को रोकता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके लैक्टोबैसिलस जीवाणु की बात इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि योनि में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक लैक्टिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दुग्ध की शर्करा जो होती है, दुग्ध की शर्करा लैक्टोज शर्करा, उसको किसमें बदल देता है? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, ये हो जाता है आपके मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, देखिए ये जो इसमें जो योनि वाला भाग है ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो मेथुनांग का कार्य भी करती है। ठीक है, फिर इसमें और कुछ बातें रह जाती है। एक ये मूत्र मार्ग इसमें बताया था आपको अलग होता है, कि जनन मार्ग अलग होता है और मूत्र मार्ग भी अलग होता है। और इसमें रजोधर्म एक क्रिया होती है जो एक मासिक चक्र जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हर महीने मादाओं में अंडाशय के निर्माण की एक क्रिया होती है। ठीक है, ये अंडाशय के निर्माण की, अंडाशय से अंडाणु के निर्माण की क्रिया होती है, जिसके तहत क्या होता है कि हर माह अंडाशय से जो अंडाणु उत्पन्न होते हैं उन अंडाणुओं को गर्भाशय में रोपित करने के लिए गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम स्तर है वो तैयार होता है, परिपक्व होता है वापस। और जब अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं उनका रोपण नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर या अंत स्तर झड़ जाता है और रक्त स्राव के साथ अंडाणु जो होते हैं वो शरीर से योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये रजोधर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? रजोधर्म। और ये रजोधर्म की क्रिया मादाओं में लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है और अर्थात अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये अंडाणु रोपित नहीं हो पाते और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर जड़ने से रक्तस्राव के साथ योनि मार्ग से ये अंडाणु शरीर से बाहर आ जाते हैं। और जब निषेचन हो जाता है शुक्राणु और अंडाणु का, निषेचन होने से ये अंडाशय जो अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं वो युग्मनज बनते हैं और युग्मनज से जो भ्रूण बनता है वो इसके अंदर गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर से रोपित हो जाते हैं और जो भ्रूण बन जाता है वो शिशु में बदल जाता है। और यह क्रिया जो रजोधर्म की क्रिया होती है वो एक बार की रुक जाती है और जब वापस ये क्रिया शुरू होती है तो लगभग ये 40 से 45 या कई महिलाओं 50 वर्ष की उम्र तक ये क्रिया रजोधर्म की क्रिया चलती है। जब ये रजोधर्म की क्रिया बंद हो जाती है तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। और ये रजो निवृत्ति की क्रिया 40 से 45 या 50 वर्ष के बाद, कुछ महिलाओं में 50 वर्ष के बाद बंद होती है, सामान्य 40 से 45 वर्ष की उम्र में रजोधर्म की क्रिया बंद हो जाती है, इसे रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये अपना हो जाता है मादा जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों,
देखिए अब हम अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं, उसमें युग्मक जनन क्या होता है, निषेचन, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे। और फिर आगे आपके आ जाता है प्रसव की क्रिया। देखो प्रसव की क्रिया क्या होती है। प्रसव की क्रिया में थोड़ा बता देता हूं। जब भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण की लगभग जो अवधि होती है 9 माह की होती है, और 9 माह के पश्चात जब भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है, शिशु रूप में बदल जाता है, तो प्रसव क्रिया होती है। और प्रसव क्रिया के दौरान शिशु योनि मार्ग से शरीर से बाहर आ जाता है, और जब शिशु का जन्म हो जाता है तो ये क्रिया प्रसव कहलाती है। ठीक है, ये अपना मानव जनन तंत्र कंप्लीट है। और इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में अपने तंत्रिका तंत्र, और फिर अपना आएगा उत्सर्जन तंत्र, अंत्यस्रावी तंत्र। फिर अपना ये टॉपिक मानव तंत्र वाला कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।